देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें गहरी नींद में डूबी थीं और पूरे शहर पर एक खामोश धुंध छाई हुई थी। लेकिन 7 रेस कोर्स रोड के ठीक नीचे बने अभेद्य हाई सिक्योरिटी अंडरग्राउंड बंकर में एक खौफनाक और बेचैन करने वाली हलचल दौड़ रही थी। कोई सायरन नहीं बज रहा था, लेकिन स्टील की मजबूत दीवारों पर ब्लिंक कर रही लाल बत्तियां किसी बहुत बड़े खतरे का खामोश अलार्म बजा रही थीं। अंदर भारत की सत्ता का सबसे ताकतवर कोर ग्रुप मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। चारों के चेहरे पत्थर की तरह सख्त थे। सामने एक विशालकाय डिजिटल स्क्रीन पर अरब सागर का लाइव सैटेलाइट नक्शा चमक रहा था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा और भारी था कि किसी के तेज सांस लेने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। अधिकारियों के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। आखिर इतनी रात गए देश की पूरी डिफेंस और इंटेलिजेंस मशीनरी इस तरह क्यों कांप उठी है? इस रोंगटे खड़े कर देने वाली रात की शुरुआत कुछ घंटे पहले हुई थी। रात के ठीक 2 बजे। जगह अरब सागर का गहरा, काला और अंतहीन समंदर। इसी खौफनाक और घुप अंधेरे के बीच एक छोटी सी भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव, एक पुराना लकड़ी का ट्रॉलर लहरों के बेरहम थपेड़े खा रहा था। नाव का पुराना इंजन बुरी तरह हाँफ रहा था। अचानक आसमान को चीरते हुए एक भयानक बिजली कड़की। उस 1 सेकंड की तेज सफ़ेद रोशनी ने समंदर का सीना चीर दिया और जो नज़ारा सामने आया उसने मछुआरों की आंखें फटी की फटी छोड़ दी। उनके ठीक सामने सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर पानी को चीरता हुआ एक विशालकाय लोहे का राक्षस खड़ा था। वो एक भारी भरकम कई हजार टन वजनी मालवाहक जहाज था, लेकिन उस पर एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। ना कोई रोशनी, ना इंजन की आवाज़ और ना ही किसी देश का कोई झंडा। वो बिना आवाज़ किए पानी पर तैरता हुआ एक घोस्ट शिप यानी भूतिया जहाज था। नाव के बूढ़े कैप्टन के हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे। समंदर के इतने सालों के तजुर्बे ने उसे बता दिया था कि बिना लाइट के चलने वाला ये दैत्य कोई भटका हुआ जहाज नहीं बल्कि मौत है। उसने तुरंत डैशबोर्ड पर रखे पुराने रेडियो का माइक झपट्टा मारकर उठाया। उसकी आवाज़ में खौफ साफ छलक रहा था। कोस्ट गार्ड, मेडे मेडे, हम अरब सागर में हैं, इमरजेंसी। हमारे सामने एक बहुत बड़ा जहाज़ है, उस पर कोई लाइट नहीं है, वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन उसकी बात कभी पूरी नहीं हो सकी। उस भूतिया जहाज के ऊंचे अंधेरे डेक पर अचानक एक छोटी सी चिंगारी उठी। पलक झपकने से भी पहले एक भारी कैलिबर स्नाइपर बुलेट ने हवा को चीरते हुए नाव के कैबिन का कांच चकनाचूर कर दिया। रेडियो पर अब सिर्फ कांच टूटने की आवाज़ और एक भयानक खून जमा देने वाला सन्नाटा था। वो छोटी सी नाव और उसमें सवार बेगुनाह मछुआरे समंदर की अंधेरी कब्र में हमेशा के लिए गुम हो गए। उधर समंदर में ये खूनी खेल हुआ और इधर दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर्स में रात के 3 बजे साइबर सेल के सर्वर रूम में एक कान फाड़ देने वाला लाल अलार्म बज उठा। दर्जनों कंप्यूटर स्क्रीन्स पर हरे रंग के कोड तेजी से चलने लगे। एक बेहद एडवांस्ड एल्गोरिदम ने डार्क वेब की अथाह गहराइयों से एक एन्क्रिप्टेड मैसेज पकड़ा था। जब सुपर कंप्यूटर ने उस कोड को तोड़ा तो स्क्रीन पर लाल अक्षरों में जो उभरा उसने अफसरों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, पैकेज डिलीवर होने वाला है, समंदर का पानी कल लाल होगा। तुरंत नेवल रडार और सैटेलाइट इमेजरी खंगाली जाने लगी। कुछ ही मिनटों में अरब सागर के डिजिटल नक्शे पर एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट उभर कर सामने आ गया। उस जहाज के हैकर्स ने जानबूझकर अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया था, लेकिन सिस्टम बंद होने से ठीक 1 सेकंड पहले उसकी आखिरी दिशा और स्पीड रडार में कैद हो चुकी थी। वो खूनी जहाज सीधा बिना 1 डिग्री भी अपनी दिशा बदले फुल स्पीड से भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के नहावा शेवा पोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। अरब सागर की खूंखार लहरों को बेरहमी से चीरते हुए उस भूतिया जहाज के अंदर का दृश्य किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्रिलर से कम नहीं था। जहाज के अंधेरे डेक, संकरे लोहे के कॉरिडोर्स और सीढ़ियों पर 40 से ज़्यादा बेहद खूंखार हाई ट्रेनिंग प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गश्त कर रहे थे। उनके चेहरों पर काले नकाब थे, आंखों में नाइट विजन गॉगल्स और हाथों में एडवांस्ड ऑटोमेटिक राइफलें थीं। जहाज के सबसे निचले हिस्से यानी कार्गो होल्ड में इस पूरी साजिश का आतंकी मास्टरमाइंड कमांडर खड़ा था। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक और नफरत की आग थी। वो एक भारी भरकम मोटे लेड से बने एक विशाल कंटेनर के सामने खड़ा था, जिस पर बायोहैजर्ड और खतरे का लाल निशान बना हुआ था। इसके अंदर एक एक्टिव डर्टी बॉम्ब रखा हुआ था। आतंकी कमांडर ने अपनी लेदर की ग्लव्स पहनी उंगलियों से उस ठंडे कंटेनर पर हाथ फेरा। उसने अपने साथी की तरफ देखकर एक शैतानी और खौफनाक हंसी के साथ कहा,
बस 12 घंटे, सिर्फ 12 घंटे और भारत की धड़कन हमेशा के लिए रुक जाएगी। उनकी सेना आसमान में ढूंढती रह जाएगी और मौत उनके समंदर से घर में घुस जाएगी। इधर दिल्ली के सिचुएशन रूम की बड़ी स्क्रीन पर वो लाल बिंदु मुंबई के और भी करीब आ चुका था। हर गुजरता सेकंड मौत को करीब ला रहा था। नेवी एडमिरल ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए गहरी और गंभीर आवाज में कहा, सर, हमारे अंडरकवर सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है, जहाज पर 40 से ज्यादा हैवी आर्म्ड आतंकी हैं और कार्गो होल्ड में एक एक्टिव डर्टी बॉम्ब है। जहाज को हमारी समुद्री सीमा में घुसने में अब 12 घंटे से भी कम समय बचा है। अगर वो सीमा में आ गया तो पूरे देश में खौफ फैल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत पूछा, क्या हम कोस्ट गार्ड या नेवी की मिसाइल से उस जहाज को समंदर के बीच में ही तबाह नहीं कर सकते? एडमिरल ने साफ इनकार कर दिया। वॉर रूम में एक भयानक सन्नाटा छा गया। मिसाइल का विकल्प खत्म होने का मतलब था हथियारों से लैस 40 खूंखार आतंकियों के बीच चलते हुए जहाज पर कमांडोज को उतारना। सबकी नजरें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिक गईं। पीएम मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, उनके दोनों हाथ टेबल पर बंधे हुए थे। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए स्क्रीन पर उस लाल बिंदु को घूर रही थीं जो उनके देश को मिटाने आ रहा था। कुछ सेकंड के भारी सन्नाटे के बाद पीएम मोदी ने अपनी आंखें उठाईं और सीधे नेवी चीफ की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अडिग और खौफनाक संकल्प था जो किसी भी दुश्मन को भस्म कर दे। एडमिरल, पीएम मोदी ने बेहद सख्त, ठंडी और अडिग लहजे में अपना फाइनल डायरेक्शन दिया। मुझे इस टेबल पर कोई समझौता नहीं चाहिए। ये मौत का जहाज मेरे देश के किनारे तक नहीं आना चाहिए। एक भी आतंकी हमारी जमीन पर कदम नहीं रखना चाहिए। मिसाइल मत मारो, अंदर घुसकर उन्हें खत्म करो। जो फोर्स लगानी है लगाओ, जो हथियार इस्तेमाल करने हैं करो, लेकिन मुझे वो शिप, वो रेडियो एक्टिव बॉम्ब और वो 40 के 40 आतंकी समंदर के तल में चाहिए। मेरी बात साफ है, मुंबई सुबह उठकर चैन की सांस ले। उन्हें कानों कान पता भी नहीं चलना चाहिए कि रात में उनके शहर के बाहर कौन सी कयामत आई थी। वॉर रूम से आदेश गूंज उठा। ऑपरेशन डार्क ओशन आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। समंदर अपना ही एक खौफनाक खेल खेल रहा था। अरब सागर के बिल्कुल बीचों बीच एक भयानक चक्रवाती तूफान पूरी ताकत के साथ उठ चुका था। 50 से 60 फीट ऊंची लहरें समंदर को उछाल रही थीं। आतंकी कमांडर जहाज के सुरक्षित कैबिन की खिड़की से इस भयानक तूफान को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। वो अपने आदमियों से चिल्लाकर कह रहा था, देख रहे हो, आज कुदरत भी हमारे साथ है। इस तूफान में भारत की सेना अंधी और बहरी हो चुकी है। पानी के नीचे तूफान के भारी शोर और उथल पुथल से कई 100 मीटर नीचे गहरे अंधेरे में भारत की सबसे घातक अटैक पनडुब्बी आईएनएस कलवरी खामोशी से गश्त लगा रही थी। पनडुब्बी के अंदर सब कुछ लाल रोशनी में नहाया हुआ था। सोनार ऑपरेटर अपने हेडफोन लगाए आंखें बंद किए सिर्फ समंदर की आवाजें सुन रहा था। तभी तूफान की गड़गड़ाहट को चीरते हुए उसे एक बहुत भारी और एक लय में धड़कने वाली आवाज सुनाई दी, धक धक धक। ये उसी विशालकाय घोस्ट शिप के भारी इंजनों की सोनार सिग्नेचर थी। पनडुब्बी ने तुरंत उस भूतिया जहाज के सटीक कोऑर्डिनेट्स नेवल हेडक्वार्टर को ट्रांसमिट कर दिए। अरब सागर के आसमान पर बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे आसमान फट जाएगा। इसी जानलेवा तूफान के बीच मौत से आंख मिलाते हुए इंडियन नेवी के ब्लैक सी हॉक हेलीकॉप्टर्स उस जहाज के ठीक ऊपर मंडराने लगे। हवा इतनी तेज थी कि हेलीकॉप्टर बुरी तरह हिचकोले खा रहा था। हेलीकॉप्टर के अंदर लाल बत्ती जल रही थी। वहां बिल्कुल शांत बैठे थे भारत के सबसे खूंखार, सबसे घातक और बेखौफ मरीन कमांडोज, मार्कोस, जिन्हें दुश्मन खौफ से दाढ़ी वाले मगरमच्छ बुलाते हैं। मार्कोस कमांडर ने अपनी साइलेंसर लगी इजरायली असॉल्ट राइफल की मैगजीन को जोर से लॉक किया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ठंडा, कैलकुलेटेड गुस्सा था। उसने अपनी टीम के 12 कमांडोज की तरफ देखा और अपनी उंगलियों से 2 मिनट वार्निंग का इशारा किया। सभी कमांडोज ने अपने चेहरों पर काले नकाब को कसा और अपने एडवांस नाइट विजन गॉगल्स आंखों पर गिरा लिए। तूफान के कान फाड़ देने वाले शोर के बीच हेलीकॉप्टर के साइड दरवाजे खुले। हवा का एक भयानक रेला अंदर आया। नीचे वो हिलता हुआ फिसलन भरा घोस्ट शिप था जो लहरों के साथ 30 डिग्री तक झुक रहा था। किसी भी पल पैर फिसलने का मतलब था सीधे 50 फीट नीचे उबलते समंदर में मौत। लेकिन मार्कोस के कदम नहीं डगमगाए। मोटी रस्सियां नीचे फेंकी गईं और रस्सियों के सहारे बिजली जैसी फुर्ती के साथ 12 काले साए मौत बनकर जहाज के लोहे के डेक पर उतरने लगे। आतंकियों को तूफान के भारी शोर में उनके हेलीकॉप्टर की कोई भनक तक नहीं लगी थी। शिकारियों ने शिकार के घर में कदम रख दिया था। जहाज पर एकदम घुप अंधेरा था।
मार्कोस कमांडोज डेक पर उतरे ही थे कि अचानक एक आतंकी, जिसके हाथ में एक भारी मशीन गन और टॉर्च थी, एक लोहे के कॉर्नर से बाहर निकला। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई और वो रोशनी सीधे एक कमांडो के गीले जूते पर जाकर पड़ी। आतंकी की आंखें फटी रह गईं। उसने अपने मुंह को जोर से चिल्लाने के लिए खोला और मशीन गन का ट्रिगर दबाने के लिए उंगली बढ़ाई, लेकिन इससे पहले कि उंगली ट्रिगर तक पहुंचे, मार्कोस कमांडर अंधेरे से किसी भूखे चीते की तरह उछला। उसका एक मजबूत हाथ बिजली की तेजी से आतंकी के मुंह पर गया, उसकी आवाज वहीं दबा दी और दूसरे हाथ में चमकता हुआ 7 इंच लंबा कॉम्बैट नाइफ पूरी ताकत से आतंकी की गर्दन में उतरा। आतंकी की आंखें पलट गईं। कमांडर ने लाश को बिना कोई आवाज किए धीरे से लोहे के फर्श पर लिटा दिया। ऑपरेशन साइलेंट किलिंग पूरे खौफ के साथ शुरू हो चुका था। 12 मार्कोस कमांडोज तुरंत 2-2 की छोटी टुकड़ियों में बट गए। जहाज के संकरे भूल भुलैया जैसे लोहे के कॉरिडोर्स में अब खौफनाक मौत रेंग रही थी। एक आतंकी जहाज के किनारे आराम से सिगरेट जला रहा था। उसने लाइटर जलाया ही था कि तभी उसके ठीक पीछे एक काला साया उभरा। एक फौलादी ग्रिप उसकी गर्दन पर कसी और एक ही झटके में गर्दन टूटने की खौफनाक आवाज आई। सिगरेट और आतंकी दोनों समंदर में जा गिरे। दूसरे कॉरिडोर में पहरा दे रहे 2 आतंकियों को अपने माथे पर अचानक एक लाल लेजर डॉट दिखाई दिया। वो कुछ समझ पाते, अगले ही पल अंधेरे से फुट साइलेंसर लगी बंदूकों से 2 एकदम सटीक हेडशॉट। दोनों आतंकियों के सिर पीछे की तरफ झटके और लाशें जमीन पर। जहाज के निचले हिस्से में सुरक्षित बैठे आतंकी कमांडर के रेडियो पर अचानक सन्नाटा छा गया। चेक पॉइंट अल्फा रिपोर्ट करो, चेक पॉइंट डेल्टा जवाब दो। वो पागलों की तरह रेडियो पर चिल्ला रहा था। कोई जवाब नहीं, सिर्फ रेडियो का स्टैटिक शोर। तभी उसे ऊपर के डेक से एक बहुत ही धीमी, लोहे पर भारी बूटों की ठक ठक आवाज सुनाई दी। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। उसे समझ आ गया था कि जहाज पर हमला हो चुका है और उसकी आधी फौज बिना आवाज किए मारी जा चुकी है। आतंकी कमांडर की आंखों में खौफ और बौखलाहट उतर आई। उसने अपनी असॉल्ट राइफल उठाई, उसका सेफ्टी कैच हटाया और अपने 2 सबसे खूंखार गार्ड्स के साथ इंजन रूम की तरफ भागा। प्लान बी, हम हार रहे हैं, डर्टी बम चालू करो, अभी टाइमर ऑन करो, सब खत्म कर दो, वो बौखलाहट में चीख रहा था। भाग 3। उधर मार्कोस कमांडर ने अपनी टीम के साथ जहाज के मुख्य कंट्रोल रूम का भारी दरवाजा जोरदार लात मारकर तोड़ा। अंदर मौजूद 3 आतंकियों ने गन उठाने की कोशिश की, लेकिन कमांडोज ने पलक झपकते ही उनके सीने गोलियों से छलनी कर दिए। जहाज का स्टीयरिंग अब कमांडोज के हाथ में था। कंट्रोल पैनल पर एक लाल स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। कमांडर की नज़र उस स्क्रीन पर गई और उसकी धड़कन 1 सेकंड के लिए रुक गई। वो एक डिजिटल टाइमर था जो रिवर्स में चल रहा था। 4 मिनट 59 सेकंड, 4 मिनट 58 सेकंड, 4 मिनट 57 सेकंड। कमांडर ने तुरंत वॉर रूम में अपना रेडियो ऑन किया। सर, सिचुएशन क्रिटिकल है। आतंकी कमांडर जहाज के सबसे निचले इंजन रूम के मोटे बख्तरबंद केबिन में लॉक हो गया है। उसने डर्टी बम का टाइमर ऑन कर दिया है। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। बम को बाहर से डिफ्यूज करने का कोई समय नहीं है। दिल्ली के वॉर रूम में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री और अजित डोभाल लाइव ऑडियो सुन रहे थे। पूरे कमरे में सांसें रुक गईं। सिर्फ 5 मिनट। सर, एक ही आखिरी रास्ता बचा है। मार्कोस कमांडर की आवाज मौत के ठीक सामने खड़े होने के बावजूद बिल्कुल अडिग थी। हमें जहाज के निचले हिस्से में भारी C4 बम लगाकर इस पूरे जहाज को इसी वक्त डुबोना होगा। समंदर की अथाह गहराई और पानी का भारी दबाव ही उस रेडिएशन को हवा में बाहर आने से रोक सकता है। वॉर रूम से बिना 1 सेकंड की देरी किए पीएम मोदी का सीधा, खड़क और फाइनल आदेश गूंजा। डू इट। जहाज को समंदर के तल में भेज दो। और कमांडर, मुझे तुम्हारी पूरी टीम वहां से जिंदा वापस चाहिए। अब हर सेकंड रेत की तरह फिसल रहा था। मार्कोस की डेमोलिशन टीम जहाज के सबसे निचले हिस्से की तरफ पागलों की तरह दौड़ी। कमांडोज ने जहाज की मजबूत लोहे की दीवारों के मेन पिलर्स पर भारी मात्रा में C4 विस्फोटक लगा दिए और डेटोनेटर एक्टिवेट कर दिया। उधर मार्कोस कमांडर इंजन रूम के भारी बख्तरबंद दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर एक चार्ज लगाया गया। धमाके के साथ भारी लोहे का दरवाजा अंदर की तरफ गिरा। अंदर बैठे आतंकी ने अंधाधुंध फायर किया। गोलियां लोहे की दीवारों से टकराकर चिंगारियां छोड़ रही थीं। लेकिन मार्कोस कमांडर जमीन पर रोल करते हुए आगे बढ़ा और उसकी एक सटीक गोली ने सीधा आतंकी कमांडर के हाथ को चीर दिया। हथियार दूर जा गिरा। आतंकी दर्द से चीखा।
मार्कोस कमांडर ने चीते की तरह आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ा, उसके मुंह पर अपने भारी बूट से एक जोरदार किक मारी और उसे डेक की तरफ घसीटते हुए ले चला। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 60 सेकंड, 50 सेकंड, 40 सेकंड। तूफान के बीच उनका नेवी सी हॉक हेलीकॉप्टर वापस जहाज के ठीक ऊपर आ चुका था। रस्सियां नीचे फेंकी गईं। कमांडोज ने आतंकी कमांडर के हाथों में हथकड़ी डाली और उसे घसीटते हुए ऊपर हेलीकॉप्टर में खींचने लगे। नीचे बम का टाइमर तेजी से मौत की तरफ भाग रहा था। 15, 14, 13। नीचे समंदर की लहरें जहाज को निगलने के लिए बेताब थी। जैसे ही आखिरी मार्कोस कमांडो हेलीकॉप्टर के दरवाजे के अंदर पहुंचा, पायलट ने पूरी ताकत के साथ हेलीकॉप्टर को आसमान की तरफ खींच लिया। जहाज पर टाइमर 3, 2, 1, 0 पर पहुंचा। उसी ठीक सेकंड हेलीकॉप्टर में बैठे मार्कोस कमांडर ने अपने हाथ में पकड़े लाल डेटोनेटर का बटन जोर से दबा दिया। एक इतना भयानक और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ जिसने अरब सागर की छाती को बुरी तरह चीर दिया। जहाज के निचले हिस्से में लगा C4 विस्फोटक फट गया। उस हजारों टन भारी लोहे के राक्षस के निचले हिस्से में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। समंदर का अथाह पानी किसी सुनामी की रफ्तार से जहाज के अंदर घुसने लगा। डर्टी बम अपना रेडिएशन हवा में फैला पाता उससे ठीक पहले ही अरब सागर की खूंखार लहरों ने उस कंटेनर और पूरे जहाज को अपनी बाहों में जकड़ लिया और जहाज को बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। ऊपर हेलीकॉप्टर से कमांडोज देख रहे थे। एक भारी गड़गड़ाहट के साथ वो विशाल भूदिया जहाज, उसका जानलेवा केमिकल बम और अंदर बचे हुए सारे आतंकी हमेशा हमेशा के लिए समंदर की अंधेरी गहराइयों में दफन हो गए। समंदर ने सारी तबाही को अपने अंदर पी लिया था। दोस्तों, जब हम और आप चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब समंदर के खौफनाक अंधेरों में भारत के ये मार्कोस कमांडो मौत से खेलकर हमारी रक्षा करते हैं। देश के इन गुमनाम शूरवीरों और उनके फौलादी जज्बे को हमारा शत शत नमन। अगर आपको इन जांबाजों की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही और भी खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।